हम अपने छोटे छोटे आचरण की बातों में परिवर्तन लाने का क्रम बनाते हैं। नित्य इन सब विषयों के प्रबोधन के उपक्रम चलाकर हम अपने आदत के इस परिवर्तन को कायम रखकर आगे बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक परिवार, कुटुंब इसकी इकाई बन सकता है। हमको अब कुटुंब प्रबोधन पर सबको ध्यान, अपने कुटुंब के प्रबोधन पर ध्यान देना चाहिए, और जिनको बनता है वो और कुटुंबों को भी इसमें शामिल करें। लेकिन अपने कुटुंब से प्रारंभ करना, जैसा मैंने पहले भी कहा था एक बार, कि एक दिन आनंद के साथ घर में आकर श्रद्धा के अनुसार भजन और इच्छा के अनुसार भोजन आनंद से करना, सब ने एकत्र आकर, जितने भी वहां परिवार के लोग रहते हैं, और उसके बाद बैठकर 2-3 घंटा गपशप करना, चर्चा करना। उस चर्चा में से जो फलित निकलता है, कुछ करने की बातें निकलती है, उनको अगले हफ्ते तक लागू करना। अगले हफ्ते में और चर्चा और संकल्प, ऐसा आगे बढ़ते हैं तो ये बातें लागू होती, क्योंकि बातें तो हैं पुराने समय से चलती आ रही, कुछ बातें तो प्रयोग से हमको ध्यान में आई, उपकारक है, लेकिन सभी बातें ऐसी होंगी ऐसा नहीं। और बिना परीक्षा के कुछ भी स्वीकार नहीं करना। कोई बात नहीं है इसलिए भी अच्छी नहीं है, और पुरानी है इसलिए भी अच्छी नहीं है। बात का उपकारक होना, उपयुक्त होना नएपन पुरानेपन पर निर्भर नहीं करता। और इसलिए कहते हैं संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनीय बुद्धि। परीक्षा करके बातों का स्वीकार होना चाहिए। अगर परीक्षा करनी है तो परिवार में उसकी अनौपचारिक चर्चा होनी आवश्यक है, क्योंकि चर्चा से ही बातें सब पहलुओं के ध्यान में आती है। निर्णय देंगे तो हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन सब लोग मिलकर पूरी उसकी छानबीन करते हैं, सब दृष्टियों से देखते हैं, और उसके बाद अगर स्वीकार करते हैं तो गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। और नई पीढ़ी को चर्चा करके अगर आप बताएंगे तो मन से स्वीकार करेंगे, आदेश देंगे तो जब तक मजबूरी है तब तक करती रहेगी। और इसलिए जैसे हम संघ के स्वयंसेवकों को कहते हैं कि कुटुंब बैठक करो, अभी शाखाएं शुरू हो रही है, लेकिन कुटुंब बैठक छोड़ो मत, अपने कुटुंब में संघ की चर्चा करते रहो, ताकि नई पीढ़ी संघ की भी परीक्षा करके उसको स्वीकार करेगी, तो मन से स्वीकार करेगी। ऐसा अनौपचारिक चर्चा होने से किसी उपयुक्त वस्तु को स्वीकारने का या अनुपयुक्त व्यक्ति को वस्तु को छोड़ने का मन बनता है, तो स्वेच्छा से स्वीकार होता है। छोटे छोटे विषय, अपने घर का रखरखाव, अपने घर की साज सज्जा, अपने कुटुंब की गौरव परंपरा, अपने कुटुंब में काल सुसंगत क्या रीति रिवाज चलते आए हैं, अपनी कुल रीति क्या है, इसकी चर्चा कर सकते हैं। पर्यावरण का विषय, अपने घर में पानी का बचाकर उपयोग हो, अपने हाथ की बात है। अपने घर में कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल न रहे, हम कर सकते हैं। अपने घर में जगह नहीं है तो गमलों में फूल सब्जी पौधे कुछ उगाओ, आंगन है तो हरियाली, सब्जी का बगीचा, यहां से लेकर तो और वृक्षारोपण के उपक्रम कार्यक्रम तक कृति में शामिल होना। क्योंकि ये अभी महानगर संघ चालक जी ने कहा कि रोज का समय, रोज का धन और रोज का श्रम अपने लिए तो लगता है, परिवार के लिए तो लगता है, समाज के लिए कितना लगता है। परिवार में चर्चा हो, सब लोग अपना संकल्प करें। ऐसे कार्यक्रमों में, प्रबोधन के उपक्रमों में जाना, इसकी आवश्यकता है। रक्तदान है, नेत्रदान है, वृक्षारोपण है, जल संधारण है, अनेक प्रकार की सेवाएं, कितनी ही बातें समाज में हम कर सकते हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। सारा समाज हमारा है, तो सारे समाज में हमारे मित्र है कि समाज के एक विशिष्ट वर्ग में है। हम लोगों का जिनके घर में जाना आना होता है परिवारों में, वो केवल एक वर्ग के हैं, केवल विशिष्ट वर्गों के हैं, कि संपूर्ण समाज के सभी वर्गों में हमारे मित्र हैं। हम उनके घर जाते कुटुंब सहित, वो हमारे घर आते कुटुंब सहित, ये कैसे हो सकता है? सामाजिक समरसता के प्रारंभ की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात है, भाषण बहुत होते हैं, छोटी कृतियों से प्रारंभ करके परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन को लाने के लिए ऐसा योगदान अपना कुटुंब दे सकता है।
ऐसे छोटे छोटे उपक्रमों के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में सद्भाव, शुचिता, संयम, अनुशासन सहित मूल्याधारित आचरण का विकास कर सकते हैं। उसके परिणाम स्वरूप हमारा सामूहिक व्यवहार भी नागरिक अनुशासन का पालन करते हुए परस्पर सौहार्द बढ़ाने वाला व्यवहार हो जाता है। प्रबोधन के द्वारा समाज के सामान्य घटकों का मन अपनी अंतर्निहित एकात्मता का आधार स्वर हिंदुत्व को बनाकर चले तथा देश के लिए पुरुषार्थ में अपने राष्ट्रीय स्वरूप का आत्मभान, सभी समाज घटकों की आत्मीयतावश परस्पर निर्भरता, हमारी सामूहिक शक्ति सब कुछ कर सकती है, यह आत्मविश्वास, हमारे मूल्यों के आधार पर विकास यात्रा के गंतव्य की स्पष्ट कल्पना जागृत रहती है तो निकट भविष्य में ही भारतवर्ष को संपूर्ण दुनिया की सुख शांति का युगानुकूल पथ प्रशस्त करते हुए बंधुभाव के आधार पर मनुष्य मात्र को वास्तविक स्वतंत्रता व समता प्रदान करने वाला भारतवर्ष इस नाते खड़ा होता हुआ हम देखेंगे। ऐसे व्यक्ति व कुटुंबों के आचरण से संपूर्ण देश में बंधुता, पुरुषार्थ तथा न्याय नीति पूर्ण व्यवहार का वातावरण चतुर्दिक खड़ा करना पड़ेगा। यह प्रत्यक्ष में लाने वाला कार्यकर्ताओं का देशव्यापी समूह खड़ा करने के लिए ही 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार की संगठित स्थिति ही समाज की सहज, स्वाभाविक व स्वस्थ अवस्था है। शतकों के आक्रमणग्रस्तता के अंधकार से मुक्त हुए अपने इस स्वतंत्र राष्ट्र के नवोदय की पूर्व शर्त यह समाज की संगठित अवस्था है। इसी को खड़ा करने के लिए हमारे महापुरुषों ने प्रयत्न किए। स्वतंत्रता के पश्चात इस गंतव्य को ध्यान में लेकर ही उसको युगानुकूल भाषा में परिभाषित कर उसके व्यवहार के नियम बताने वाला संविधान हमें मिला है। उसको यशस्वी करने के लिए पूरे समाज में यह स्पष्ट दृष्टि, परस्पर समरसता, एकात्मता की भावना तथा देश हित को सर्वोपरि मानकर किया जाने वाला व्यवहार इस संघ कार्य से ही खड़ा होता है। इस पवित्र कार्य में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से व तन मन धन पूर्वक देश भर में लक्षावधि स्वयंसेवक इस अभियान के इसका काम कर रहे। आपको भी, सभी नागरिक सज्जन माता भगिनियों को विनंती, आपको भी उनके सहयोगी कार्यकर्ता बनाकर देश के नवोत्थान के इस अभियान के रथ में हाथ लगाने का आह्वान करता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रश्न बहुत से, उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक, वैभव के उत्तुंग शिखर पर सभी दिशा से चढ़े अनेक। भारत माता की जय। हमारे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिला आहे। कोणत्याही समस्येवर निश्चितपणे तोडगा असतो, चर्चेने त्यावर मार्ग काढता येऊ शकतो आणि त्यामुळे कौटुंबिक संवाद, सामाजिक संवाद, सामूहिक संवाद या सगळ्या गोष्टी आवश्यक आहेत। काही लोक स्वार्थासाठी जनतेत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करतायत, याकडेही आपण लक्ष दिलं पाहिजे। संघटनेविषयी चुकीची माहिती पसरवली जाते असंही त्यांनी सांगितलं। संघाविषयी जाणीवपूर्वक काही जण गैरसमज पसरवत आहेत याचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला। हिंदू शब्दावरून वाद निर्माण करण्याची काहीही आवश्यकता नाही, कारण हिंदू हा शब्द कोरोनाचं संकट दूर करण्यासाठी सरकारनं उत्तम प्रकाराने प्रयत्न केला, याबद्दल सुद्धा सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी समाधान व्यक्त केलं। समाजात काही जण स्वार्थासाठी फूट पाडतायत याचा उल्लेखही सरसंघचालकांनी केला आणि संघटनेविषयी चुकीची माहिती पसरवणं अयोग्य आहे याबद्दलही त्यांनी भाष्य केलं। हिंदू शब्द हा सर्वार्थाने सर्वसमावेशक अशा प्रकारचा शब्द आहे आणि हिंदू शब्द हा
एकात्मता दर्शवणारा शब्द आहे असंही त्यांनी सांगितलं. मंदिराच्या मुद्द्यावरून सरसंघचालकांनी काय म्हटलं आपण पाहूया. विजयादशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया. संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई. बाद में विजयादशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना. एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया. पांच अगस्त में और राम मंदिर निर्माण के आरंभ का जो पूजन हुआ उसमें भी, और हमने उस वातावरण के पवित्रता को, भव्यता को, उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा. नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद में, संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ. अपने पड़ोसी देशों में 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है, और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं. तो वहां से विस्थापित, पीड़ित होकर आते हैं, यहां पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए, इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था. उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया. तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया. उसका क्या उपाय करना, इसका सोच विचार पूरा हो, कुछ कृति हो, इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण. अब ये सारी कोरोना महामारी में चाइना का नाम आता है, वो पता नहीं क्या है, संदिग्ध नहीं, निसंदिग्ध कुछ नहीं, शंकाएं हैं, संदिग्धता है. लेकिन चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है. इसके पहले भी आया है, उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं. लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया. कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया. लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी, उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया. भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया. सत्ता में जो है वो सत्ता से बाहर हो और हमको वो सत्ता मिले, ऐसी महत्वाकांक्षा रखना ये प्रजातंत्र की एक विशेषता है. यानी वो चलता है प्रजातंत्र में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सत्ता का खेल है, तो सत्ता के बाहर है, वो प्रयास करते हैं कि अभी नहीं तो कम से कम अगले चुनाव में तख्ता बदल जाए और हम बैठे जहां वो बैठे. उसके लिए चाले चलते हैं, चलता है. परंतु इसमें भी एक विवेक है ना. हम एक देश के लोग हैं, हमारी आपस में स्पर्धा हो सकती है, हमारा आपस में युद्ध नहीं हो सकता. चुनाव ये कोई दुश्मनों की लड़ाई नहीं है, चुनाव एक स्पर्धा है, स्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए. वास्तविक में हम देखते हैं कि हिंदू ये किसी पंथ संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी एक प्रांत का उपजाया अपना शब्द नहीं है, किसी एक जाति की बपौती नहीं है.
किसी एक भाषा का पुरस्कार करने वाला शब्द नहीं है। यह इन सब विशिष्ट पहचानों को कायम स्वीकृत व सम्मानित रखते हुए भारत भक्ति के तथा मनुष्यता की संस्कृति के विशाल प्रांगण में सबको बसाने वाला, सबको जोड़ने वाला शब्द है। इस शब्द पर किसी को आपत्ति हो सकती है। आशय अगर समान है मन में, तो दूसरे शब्द का उपयोग करने पर हमको कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस देश के एकात्मता के व सुरक्षा के हित में इस हिंदू शब्द को आग्रह पूर्वक अपनाकर उसके स्थानीय से लेकर तो वैश्विक तक, हिंदू शब्द अपना स्थानीय शब्द भी है, वो हम सबको, भारत के लोगों को लागू होता है, लेकिन हिंदू शब्द ऐसा है जिसमें विश्व मानवता का भी अंतर्भाव हो सकता है। और इसलिए इन सब अर्थों को मन में, कल्पना में रखकर संघ चलता है। भारत की विविधता में मूल में स्थित शाश्वत एकता को तोड़ने का घृणित प्रकार ऐसे ही करने वाली मंडली है, मैंने बताया। वो ऐसे झूठे सपने दिखाते हैं, अलगाव खड़ा करते हैं और घुस जाते हैं और सहायक करके आते और मालिक बनकर बैठ जाते, लीडरशिप करने लगते। भारत तेरी टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको कहा जाता है आजकल, ऐसे लोग दिखते हैं ना। एक अजीब बात भारत में चली है कुछ वर्षों से, राजनीतिक स्वार्थ, कट्टरपन व अलगाव की भावना, भारत के प्रति शत्रुता व जागतिक वर्चस्व की महत्वाकांक्षा, इनका एक अजीब सम्मिश्रण भारत की राष्ट्रीय एकात्मता के विरुद्ध काम कर रहा है।